अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं। एंड टुडे जो मैं आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी सिमुलेटेड अनिलिंग से रिलेटेड, आई ट्राई कि मैं सारी उन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। एंड जो एग्जाम्पल है हम लोग उसको देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। एंड फिर भी आप लोगों को क्वेश्चंस हुए तो फिर विल जस्ट लुक इनटू देम। लेकिन अभी लेट्स स्टार्ट। जो मेजर जो इंट्यूशन है सिमुलेटेड एनीलिंग के पीछे, वो तो आई होप आप लोगों ने क्लास में डिस्कस किया होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्यों सिमुलेटेड एनीलिंग पे गए। ऑल्दो हमारे पास हिल क्लाइंबिंग एक एल्गोरिदम था, बट इश्यू यही था कि जो हिल क्लाइंबिंग है उसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि उसका ये मसला था कि वहां पे आप लोग जो हो वो एक लोकल ऑप्टिमम पे स्टक हो जाते थे। और अगर वो आप लोग वो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को लगता है यार कि ये जो मेरा सोल्यूशन मेरे पास आया यही बेस्ट सोल्यूशन है एंड कोई ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। बट जो सिमुलेटेड एनेलिंग है वो इसी चीज को रिजॉल्व करता है कि वो कुछ बैड मूव्स को कंटिन्यू करता है और इवेंचुअली एंड पे आपके पास जो है वो ग्लोबल ऑप्टिमा तक पहुंच जाता है। मतलब जो आपका हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है उसके लिए सिर्फ आपने अपवर्ड मूवमेंट होती है, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट जो सिमुलेटेड अनिलिंग है उसमें आपके पास अपवर्ड का कॉन्सेप्ट भी है, डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट भी है। तो इसके थ्रू जो है वो आप लोकल ऑप्टिमा और मिनिमा, लोकल ऑप्टिमा की बजाय आप ग्लोबल ऑप्टिमा को अचीव कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है कुछ वो आप लोगों को आइडिया होगा। जो सिमुलेटेड एनिलिंग में इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स आती हैं, बट मैं अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं फिर उसी के साथ जो बीच में टर्म्स होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जो एक फर्स्ट न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम थी जिसमें आपको एक फंक्शन गिवन है और उसमें टास्क यही है कि आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। जिसमें आपका जो एक्स वेरिएबल गिवन है उसकी सर्टेन रेंज है जो -5 से 10 गिवन है। एंड ये अच्छा, ये आप लोगों को सोल्यूशन भी बताया हुआ है कि यार मैक्सिमम जो है इस फंक्शन का जब x की वैल्यू 3 है तो उस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 9 मिल जाएगी। तो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम सेटअप में देखें तो कुछ टर्म्स गिवन है जो टर्म्स बेसिकली आप लोगों को आइडिया होना चाहिए सिमुलेटेड एनीलिंग के लिए। स्पेशली आप लोगों को इन टर्म्स का पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले इनिशियल सोल्यूशन जो आपकी करंट स्टेट होती है ये वो है कि आपका जो अभी भी जो भी पॉइंट किस पॉइंट पे हैं आप वो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अभी हमारे केस में जो है वो -2 है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इनिशियल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है ये बताता है, ये आपका ना बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी बैड जो भी बैड मूव होती है ना उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो आप हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है वो 5 है। तो अगर स्टार्टिंग में हम नॉर्मली जो है वो हाई टेम्परेचर की वैल्यू को रख रहे होते हैं और इस तरह से आपके पास ज्यादा बैड मूव्स इवेंचुअली स्टार्टिंग में आ रही होती हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके टेम्परेचर की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है और फिर आपकी जो है अच्छी जो भी मूव्स हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपके पास कूलिंग रेट। अच्छा, कूलिंग रेट जो है ना आपका अल्फा, ये बताता है कि आप किस स्पीड से टेम्परेचर को चेंज करेंगे, किस स्पीड से टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर जो है वो 0.8 का जो अल्फा की वैल्यू, दैट मीन्स कि आपका जो टेम्परेचर है वो 20% जो है वो हर बारी पे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक होगा। तो अगर हम देखें कि अच्छा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम टेम्परेचर अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। फिर आता है हमारे पास नेबर जनरेशन। नेबर कुछ नहीं है, नेबर ऐसे है कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टेप पे हूँ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वो किस स्टेप पे जाना है वो मेरा नेबर जनरेट करना है मुझे, मैंने किस नए स्टेप पे जाना है। तो आप नेबर जनरेट करते हैं जिसका भी एक फॉर्मूला गिवन है कि आपने जो गिवन स्टेप पे आप हैं उसके अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर -1 या +1 ऐड कर दें तो आपने उस पर्टिकुलर स्टेप पे चले जाना है।
और आपका स्टॉपिंग कंडीशन गिवन है कि आपकी टेम्परेचर की वैल्यू अगर लेस देन 0.1 हो जाए या फिर आप 20 आइट्रेशंस को एक्सीड करते हैं तो फिर जो है स्टॉप कर देंगे। नहीं तो अगर इससे पहले पहले कन्वर्ज कर गया तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप 20 आइट्रेशंस तक आपने ट्राई किया और कन्वर्ज नहीं किया तो दैट मीन्स कि आंसर नहीं मिला, तो वो आप खुद ब खुद स्टॉप कर देंगे। और बाकी जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। कॉस्ट की एनर्जी वाली टर्म आती है जिसमें आप बता रहे होते हैं कि यार आपका सोल्यूशन कितना अच्छा है या फिर आपका सोल्यूशन कितना बुरा है, वो आपको बताता है ई की वैल्यू बेसिकली जो है। और चेंज इन एनर्जी या चेंज इन कॉस्ट जो है वो ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें आप जो आपका एफ ऑफ नेबर है, जो फंक्शन ऑफ नेबर की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से आप अपने करंट वाले फंक्शन करंट वाले स्टेप पे जो जितने हैं मतलब कितना एनर्जी का शिफ्ट कितना आ रहा है, अगर आप इस स्टेप से इस स्टेप पे जा रहे हैं, मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप इस स्टेप पे हैं और आपने इस स्टेप पे गए हैं, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का था, तो अगर आप इस स्टेप से इस स्टेप पे गए हैं तो वो एनर्जी वो कॉस्ट का डिफरेंस कितना आया है, वो अच्छा डिफरेंस आया है, इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, वो आपने उस इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, वो वाली सारी चीज़ आपने बेसिकली सिमुलेटेड एनालिंग के थ्रू आपको पता चलता है यार कि मैंने ये वाला स्टेप एक्सेप्ट करना है, मैंने ये वाला स्टेप रिजेक्ट करना है, जो भी आपने करना है वो इसमें अल्ट्रेशंस में पर्टिकुलरली सॉल्व हो रहा होता है। तो अब इफ वी स्टार्ट विद द एग्जांपल, तो इसमें कुछ सर्टेन आइट्रेशंस हैं। अब हम पहले फर्स्ट आइट्रेशन हमने स्टार्ट की। करंट वैल्यू अगर हम देखें तो करंटली हमें एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन थी -2, ठीक है, -2 वैल्यू गिवन है तो हमने एक्स की वैल्यू -2 से स्टार्ट किया। अब जो है वो एफ इज इक्वल्स टू -16 कैसे आया, आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था -2, तो एफ ऑफ -2 लिखा और इस फंक्शन में एक्स की जगह पे आपने -2 प्लेस किया, दैट इज -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 9। तो इवेंचुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आंसर आ जाता है। तो करंट एक्स जो आपका स्टेप है इस पे आपकी कॉस्ट टोटल कैलकुलेट हुई -16। अब नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाना है आपने, इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, ये कौन सा स्टेप, क्या वैल्यू है इसकी, क्या एक्स वैल्यू है, वो फाइंड करने के लिए क्या है कि आपने यहाँ पे ये वाला स्टेप करना है। दैट मीन्स आपका जो गिवन एक्स था -2 प्लस एनी रैंडम वैल्यू, लेट सपोज हम +1 ऐड करते हैं तो -2 + 1 होता है हमारे पास -1, तो जो आपकी एक्स की नई वैल्यू आई वो आ गई -1। अब आपने ये स्टेप लिया, अब आपने ये देखना है कि आपका कॉस्ट वैल्यू इंक्रीज क्या आ रही है इस नए स्टेप के ऊपर जाके। तो इसी तरह इस -1 को प्लेस करेंगे इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जब प्लेस किया तो इवेंचुअली आपके पास वैल्यू आई फंक्शन की -7। अब आपने चेक किया कि एनर्जी का चेंज या कॉस्ट का चेंज कितना आया है, तो वही फॉर्मूला है कि आपने जो आप नई वैल्यू पे गए हैं दैट इज -7 माइनस फिर -16 होगा, तो -7 + 16 जो कि आपके पास +9 आता है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका मेन मैं कहूँगी जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला पॉइंट है जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आपने जो ये मूव की है आपने इसको एक्सेप्ट करना है, आपने इसको रिजेक्ट करना है। जो बेसिक हमारे पास जो डिसीजन की लॉजिक तो यही होती है कि अगर हमारा जो भी नया सोल्यूशन आया है, ठीक है, वो हमारे जो पुराने सोल्यूशन से अगर तो बेटर है, दैट मीन्स के मैक्सिमाइजेशन में अगर जो आपका डेल्टा ई है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या फिर आपकी मिनिमाइजेशन भी हो सकती है जिसमें आपके डेल्टा ई की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर तो उन दोनों केसेस में आप मतलब ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, लेकिन केस क्या है कि दोनों केसेस में वो इम्प्रूव कर रहा है आपकी जो आपका पहले आपको जितना सोल्यूशन आपको इम्प्रूव जो अच्छी मूव है आपके पास है। अच्छा इसके लिए ना ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने लिख दिया है, इसमें आप लोगों को इसमें प्रॉपर यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो आपका जो नया सोल्यूशन है, ठीक है, आपने उसको क्या करना है बस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेना है, वो आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा, जो कि इस केस में जैसे ये
हमें इम्प्रूव, वैसे तो ये फर्स्ट स्टेप है, तो हम एक नीचे वाले पॉइंट से एक अच्छे पॉइंट के ऊपर चले हैं, तो दैट मीन्स हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसकी जो ये वन वाली वैल्यू ये बता रही है कि 100% जो है श्योर है हम कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये वाला केस है। अभी रैंडम आर वाली चीज मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, बट अभी ये जो है हमने डिसीजन लिया एक्सेप्ट करने का। अभी रिजेक्ट किस केस में कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। फिर हमारे पास, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करना है। हर बारी पे हमारा टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है। अब टेम्परेचर की वैल्यू अपडेट करने का फॉर्मूला यही था कि हमने जी है जी अपने जो है अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इस रेट में हमारी कूलिंग रेट की जो वैल्यू है। इस वाले केस में हमारे पास 0.8 है, दैट मीन्स कि हमारी जो प्रीवियस टेम्परेचर की वैल्यू थी दैट वाज 5.0, उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यू टेम्परेचर की वैल्यू आ गई हमारी 4.0। तो ये होगी हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट, और हमने इस वाली मूव को एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स कि जो हम स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे थे, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने रीच कहाँ पे करना है? फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक पॉइंट है, तो सिमुलेटेड एनीलिंग में यहाँ पे जाना है। तो अभी यहाँ पे आ गया। फिर आपका स्टेप नंबर 2, अब इनिशियल स्टेज से स्टार्ट नहीं करना, अब आप करेंटली इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो ये वाला सारा जो डेटा है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब करेंटली आप यहाँ पे हैं, इसी तरह नेबर आपने कैलकुलेट करना है, वही सारे स्टेप्स के थ्रू नेबर कैलकुलेट हो गया। फिर आपने चेंज निकाल लिया, कॉस्ट में कितना है, उसकी एक्सेप्टेंस रेट देख लिया, क्योंकि चेंज पॉजिटिव था, आप इवेंचुअली जा रहे हैं अपने गोल की तरफ, तो क्या कहते हैं जी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हम फोर्थ आइट्रेशन के ऊपर देखें, थर्ड वाले का रिजल्ट हमने एक्सेप्ट किया था, वो यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली। अब हम देखें जी के नेबर कैलकुलेट किया, x इक्वल्स टू 1 था आपका, करेंटली आप x इक्वल्स टू 1 पे हैं। अब आपने नेबर कैलकुलेट किया जी 1 से। ठीक है, यहाँ पे आपने -1 चूज कर लिया, रैंडमली चूज किया -1, तो इवेंचुअली वो आपके पास 1 हुआ, 0 पे आप आ गए। और जो आपकी f की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 0 आ गई। अब जो है आपकी वैल्यू आई -5, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, अब देख, हमें ये था कि आपका जो चेंज है या तो वो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 भी हो सकता है, बट ग्रेटर देन 0 के केस में तो आपने फॉर श्योर उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। लेस देन 0 के केस में ये है कि अगर आपका सोल्यूशन जो अब आया है वो प्रीवियस सोल्यूशन से अच्छा है, ठीक है, तो आपने तब एक्सेप्ट करना है। बट हमारे केस में जो हमारा सोल्यूशन आया है वो हमें मैक्सिमा चाहिए, ये तो आपकी वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको इवेंचुअली वैल्यू चाहिए भी 9 x = 3 पे। ये माइनस, ये तो बहुत, मतलब ये 0 पे लेके चला गया, और x की वैल्यू भी इसने रिड्यूस की है। x की वैल्यू स्टार्टिंग में अगर हम देखें -2 पे थी, 3 लेके जानी थी हमने, तो -1 पे गई, प्रोग्रेस हुई थी, फिर -1 से 0 पे गई, प्रोग्रेस हुआ, 0 से 1 पे गई, प्रोग्रेस हुआ। अब यहाँ पे आपके पास इवेंचुअली वो रिड्यूस हो गई आपकी वैल्यू। तो एक तो आप, चलिए ठीक है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज तब करें कि यार फायदा हो, अगर लेट्स सपोज ये -5 लेस देन 0 होता, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती, तो फिर मुझे होता कि हाँ जी यहाँ पे मेरे पास कुछ फायदा है, तो ये शायद हम मूव को कंसिडर कर लेते। तो इस केस में जब हमारे पास वैल्यू बैड मूव है एक आपके पास, तो उस केस में आपने क्या करना है जी, कि आपने प्रोबेबिलिटी उसकी कैलकुलेट करनी है, एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी। और एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी e⁻∆E/t, जिसमें आपका जो ये e है ये आपका बेसिकली होता है ऑयलर नंबर, जो आपके कैलकुलेटर में होता है। ई जो कैलकुलेटर में नहीं होता, जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मली 2.71, और बस उसके थ्रू आपने जो है ये कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर देखें हम कि 2.71 टू द पावर -5 आया जी डेल्टा ई, जो आपका चेंज निकला था ये वाला, डिवाइडेड बाय 2.56 जो आपका टेम्परेचर, लेटेस्ट टेम्परेचर आया था। ठीक है,
तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.14। अब इस केस में जिसमें आपको एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, उस केस में आपका रैंडम आर से भी काम होगा। अब रैंडमली एक आर नंबर क्या है? ये आपका कुछ भी नहीं है, ये एक आपका एल्गोरिदम, यही सिमुलेटेड एनीलिंग का एल्गोरिदम होता है जो कि एक रैंडम आर जनरेट कर रहा होता है। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर होता है। तो अगर आपका ये जो रैंडम नंबर है ना, जो एल्गोरिदम ने जनरेट किया है, ये अगर आपकी एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी से कम है, ठीक है, तो आपने उस उस वर्स्ट मूव को, बैड मूव को एक्सेप्ट कर लेना और एक्सप्लोर करेंगे। और एल्गोरिदम को कहीं ना कहीं ये है कि शायद हम ग्लोबल ऑप्टिमा इस वर्स्ट मूव को चूज करने के बाद भी अचीव कर लेंगे ग्लोबल ऑप्टिमा को। लेकिन अगर आपका जो रैंडम आर जनरेट हुआ है वो आपके प्रोबेबिलिटी, जो एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी है, उससे बड़ा है, दैट मीन्स कि वो मूव इवेंचुअली आपको ग्लोबल ऑप्टिमा तक नहीं लेके जाएगी और वो बुरी मूव है, तो इसलिए आप उस मूव को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया? तो अभी हमारे केस में अगर हम देखें, लेट्स सपोज हमारा जो रैंडम आर जनरेट हुआ था, अच्छा ये रैंडमली जनरेटेड नंबर लिखा रहा है इधर, वो आपके पास 0.72 था और आपकी प्रोबेबिलिटी आई 0.14। तो इस केस में हमारे पास जो रैंडम आर है दैट इज ग्रेटर देन 0.14, और हमारा कंडीशन ये थी कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी से, तो उस मूव को रिजेक्ट कर देना है। तो हम सिंपल इस मूव को रिजेक्ट करेंगे और इस पूरे स्टेप को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब है कि आपने 1 से 0 पे नहीं आना, एक्स की वैल्यू 1 पे ही रहेगी। ठीक हो गया? और मतलब ये वाली चीज कंफर्म होगी, ठीक है। अब उसमें वही बात लिखी हुई है कि जी बैड मूव को आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज आपके रैंडम आर की जो रैंडम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो रैंडम नंबर जो है एक्सीड कर गया एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी को। तो इस वाले पूरे स्टेप का यही था कि जिसमें रिजेक्शन हो रही है। फिर इस इसी स्टेप से आपने कंटिन्यू करके यहाँ पे आना है। ये वाला स्टेप तो हो गया डिस्कार्ड, ठीक है। अब आपने इसी स्टेप को कंटिन्यू करके इधर लेके आए, और जब आप इस सब को कंटिन्यू किया आपने, तो फिर आपके पास वही करंट आप स्टेट यहीं पे है। फिर जी आपने नेबरिंग वाली वैल्यू उसी तरीके से जैसे हमने पहले की थी कैलकुलेट, वैसे कैलकुलेट कर ली, उसका चेंज निकाल लिया और चेंज वॉज पॉजिटिव, तो इसका मतलब आप 100% आपको श्योरिटी है कि यार मैंने ये वाली मूव को एक्सेप्ट करना है। तो आप इसकी एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी रख देंगे 1, एंड उस केस में आपको रैंडम आर की को चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रैंडम आर जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो वो उससे लेस ही होगा, तो उस केस में आप एक्सेप्ट ही करते हैं। तो एक्सेप्ट किया आपने, टेम्परेचर की नई वैल्यू कैलकुलेट की, फिर आपने 6th आइट्रेशन पे रिमेंबर कि आपने 20 आइट्रेशन टोटल कर सकते हैं, 21st आइट्रेशन पे नहीं जा सकते। तो 6th आइट्रेशन स्टार्ट हुई, जब आपने कैलकुलेट किया, तो अब यहाँ पे नोट करें जी कि आपकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो आ गई 9 और आपके एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं हमें पता था कि गिवन था कि आपका जो मैक्सिमा है वो एक्स की 3 वैल्यू पे 9, जो आप 9 आपका मैक्सिमा है जो कि एक्स की 3 वैल्यू पे आपको मिलेगा। तो जो कि आपका अचीव हो गया, दैट मीन्स आपकी सिमुलेटेड एनीलिंग कन्वर्ज कर गई है। तो ये जो है ये वाली फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें बस आपने मैक्सिमा फाइंड करना था, और ये सिमुलेटेड एनीलिंग कैसे मैक्सिमा फाइंड करता है। होप ये वाली चीज क्लियर होगी। और अब जो है वो एक और रियल वर्ल्ड सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, जिसमें अब इफ यू सी के यहाँ पे हमारे पास जो है ना टोटल, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ ये था कि हमारे पास टोटल 8 एग्जाम्स होने हैं, ठीक है, जिसमें से 3 आपके पास टोटल अवेलेबल स्लॉट्स है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और इवनिंग का। आपका गोल ये है कि आपने जितने भी स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसका स्लॉट एग्जाम जो है वो ई1 ई1 उसका एग्जाम है वो मॉर्निंग में, ठीक है, और एक स्टूडेंट है उसका ई2 एग्जाम जो है वो आफ्टरनून में, तो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर वही स्टूडेंट है, उसने E1 एग्जाम भी देना है और उसी स्टूडेंट ने E2 एग्जाम भी देना है, बट वो दोनों के दोनों मॉर्निंग में स्केड्यूल हुए हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो बेसिकली आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट फ्री जो है वो स्केड्यूल बना के देते। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये उस को वो कैसे काम करेगा ये उसको बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है। तो इफ यू सी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि यार कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा यहाँ पे टोटल 7 कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स गिवन है, जिसमें अगर यहाँ पे पहले देखें जी कि एग्जाम E1 और E2 जो है, ठीक है, वो दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आपस में, एग्जाम E1 और E2 में टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम टाइम पे नहीं होने चाहिए, इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। फिर इसी तरह एग्जाम E3 और E5 जो है वो दोनों आपस में एक स्लॉट में नहीं हो सकते बिकॉज इसमें 12 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इन सारे एग्जाम्स को ऐसे एक तो अलाइन करना है कि ये बड़े प्रॉपरली इन तीनों स्लॉट्स में फिट हो जाए बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आपकी रैंडमली वही होगी कि आप जो है सारे एग्जाम्स को वन जो है वो स्लॉट, मॉर्निंग वाला स्लॉट असाइन कर दें। इस केस में ऑब्वियसली सारे कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स एक्टिव होंगे बिकॉज अगर आप देखें जी E1 और E2, अब E1 भी मॉर्निंग में है, E2 भी मॉर्निंग में, 1 मीन्स मॉर्निंग, 2 मीन्स आपका आफ्टरनून और 3 का मतलब ये है कि वो इवनिंग का स्लॉट, ठीक है। अब अगर E1 का स्लॉट क्या है वो मॉर्निंग है, E2 का स्लॉट क्या है मॉर्निंग, दोनों का सेम स्लॉट है, यस। और स्टूडेंट्स कितने अफेक्टेड है, दोनों में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे, 15 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे, तो 15 स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं इस वाले स्केड्यूल से। फिर E1 और E4 का देखें अगर हम, तो E1 का स्लॉट अभी हमने बताया जी 1 है, E4 का स्लॉट भी 1 है, दैट मीन्स कि इन दोनों का भी सेम स्लॉट है, तो ये 8 स्टूडेंट अफेक्ट हो गए। और इस एग्जाम्पल में बिकॉज सारों का स्लॉट सेम है तो सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे। और इनिशियली जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई जी कि 65, इन सब कितने स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उन सबको ऐड किया और एंड में आ गया हमारे पास कि जी आपके पास जो है वो 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो 65 स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स बन गए, जो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट का कॉन्फ्लिक्ट पेयर। नेक्स्ट जो है आपने अब करंट स्टेट गिवन थी ना, करंट स्टेट ये थी मेरी जिसके बाद में जिसमें मेरे पास 65 कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो अब मुझे कोई नई स्टेट के ऊपर जाना है, अब नई स्टेट के ऊपर जाने के लिए भी कोई सर्टेन रूल डिफाइन होगा। जैसे हम यहाँ से फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें तो हम जिस इनिशियल सॉल्यूशन पे थे, हम जब नेबर पे जा रहे थे तो हमारे पास एक रूल डिफाइन था कि नेबर के ऊपर कैसे जाना है आपने। इसी तरीके से आपने जो नेक्स्ट स्टेप चूज करना है उसका क्या रूल है, वो ये है कि जी आपने नेबर ऐसे चूज करना है, जो नई स्टेट आपने ऐसे पिक करनी है कि आपने कोई भी एक रैंडमली एग्जाम को पिक करना है और उसको कोई एक डिफरेंट स्लॉट असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5th वाला स्लॉट पिक करती हूँ और मैं उसको 3 असाइन कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपने रैंडमली कोई भी स्लॉट लेके उसको डिफरेंट कोई और स्लॉट असाइन कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में आपने क्या किया जी, E2 जो स्लॉट है एग्जाम है उसका स्लॉट मॉर्निंग से शिफ्ट करके उसको आफ्टरनून पे कर दिया, तो ये 1 से 2 हो गया। अब आप इस न्यू स्टेट में आ गए। अब हम इस न्यू स्टेट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स को काउंट करेंगे दोबारा से। तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट पेयर डिफाइन कर दिए सारे के सारे। अब बाकी सारे तो सेम होंगे, बस ऑब्वियसली सिर्फ जो है E2 चेंज किया, तो जहां जहां पे E2 है हम वहां पे देख लेते हैं। E2 यहाँ पे है एक तो, अब स्लॉट 1 जो है E1 मॉर्निंग में है और E2 का स्लॉट अब 2 हो गया। अब 1 और 2 का आपस में कोई क्लैश नहीं आ रहा, सेम स्लॉट नहीं है, दैट मीन्स अब कोई भी स्टूडेंट, वो 15 स्टूडेंट्स जो पहले अफेक्ट हो रहे थे अब वो अफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से E2 यहाँ पे आ रहा है तो E2 आफ्टरनून में हो गया, E3 मॉर्निंग में, तो इसमें भी कोई भी स्टूडेंट जो है वो अब अफेक्ट नहीं होगा। इन सबको काउंट ऐड करेंगे और इवेंचुअली अब हमारे पास जो है 40 स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। पहले कितने आ रहे थे, पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट में 65 स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, कम हो गए स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमारे पास इसका मतलब है जो हमने मूव ये जो की थी ये एक अच्छी मूव थी एंड हम इसको कंसीडर करेंगे। तो फिर आप अपना एनर्जी या
अपने कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ गया आपके पास -25, जो कि इवेंचुअली आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्योंकि कम हुए हैं तो इसलिए हम इस वाली पर्टिकुलर मूव को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज वही वाली बात है कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुई है, ये गुड मूव थी हमारे पास। हमारा जो पहले कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे 65, अब वो 40 पे आ गए, आई गेस 40 था, 40 पे आ गए हैं, हाँ 40 है। तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन, आपकी जो सोल्यूशन है नया वाला, वो दैट इज गुड वन। आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और उस वाले केस में जाएं। फिर हम एक केस ले लेते हैं। अच्छा, ये रैंडमली आप इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे और आगे इवेंचुअली आप को ट्राई करेंगे कि 0 तक आ जाए। लेकिन अभी मैं इसमें अगर हम देखें कि एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी फॉर अ बैड मूव, अच्छा अब आपके पास एक मूव आई है, लेट्स सपोज अभी हम इस पे थे, अभी हम इस पे हैं, अभी फिलहाल f इज टू 40 आ गया हमारे पास और हम इस मूव में, और हमने ये मूव किया जी कि हम E4 को जो है ये वाला स्लॉट, इसको हम मॉर्निंग से इसको भी हम आफ्टरनून पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने अब नया नेबर ऐसे सिलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट किया जी, अब आपने 4 वाले को, मतलब E1 मॉर्निंग में है, E4 आपका आफ्टरनून में हो गया, इसमें भी 0 हो गए कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स। फिर E4 यहाँ पे था, इसके भी 0 हो जाएंगे। फिर आपने इसकी न्यू स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स कैलकुलेट किए, टोटल कितने हैं, इन सबका सम लिया, जो कि आपके पास आ गए जी 27, ठीक है। 40 से अब 27 हो गए, ठीक हो गया। अब बिकॉज आपकी ये वाली मूव भी अच्छी थी, इसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को रिड्यूस किया है। पहले आप 65 से 40 पे आए, अब आप 40 से 27 पे चले गए, ठीक है। दैट मीन्स ये अच्छी मूव थी ना, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। अब अच्छा, अब एक रैंडमली इंटरमीडिएट स्टेट पे हम जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये इट्स नॉट द पार्ट कि हम बकायदा हो गया है इधर, ये मैं रैंडमली इधर लिखा है कि अगर हम एक इंटरमीडिएट स्टेट पे हैं जहां पे आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 27 आ गए हैं, ठीक है। और आपका नेबर जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट 22 आ गए। अगर आपके पास मतलब अभी आप इस स्टेट पे हैं कि इसकी आई डोंट थिंक सो ऐसी जरूरत है, लेकिन चलो यहाँ पे अगर आप अभी हैं और यहाँ पे आपके पास 20 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और यहाँ पे आपका नेबर था जो आपने नेक्स्ट स्केड्यूल डिफाइन किया है, और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली 22 जो कौन आ रहे हैं आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। हालांकि इस स्टेट में मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट्स क्या कहते हैं कम है, इस स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। अब इस केस में मेरे पास जो है टेम्परेचर की वैल्यू लेट्स सपोज 10 थी, ठीक है। तो हमने अब ये चूज करना है। अब देखो ये बैड मूव हो गई है ना हमारे पास, कि आपने जो अब नई वाली स्टेट चूज की है उसने आपके करंट स्टेट से बुरा रिजल्ट दिया है, तो अब इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज हम अब इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने वही वाला फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाली, और आपका कंप्यूटर, अच्छा आपके पास आई 81.9% प्रोबेबिलिटी, 0.819। तो आप देखें, अब इवन दो हम कहते हैं यार कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपका सिमुलेटेड अनेलिंग वाला जो एल्गोरिदम है वो ये चूज करेगा, बिकॉज 81.9% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है आप एक्सप्लोर करेंगे आगे, इसी इसी स्टेट से आप कंटिन्यू करें और आगे एक्सप्लोर करें, तो इवेंचुअली आपको जो है कोई अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई एक लोकल मिनिमम पे स्टक नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो ये सिमुलेटेड एनीलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब हिल क्लाइंबिंग तो स्टक हो जाता है ना। हिल क्लाइंबिंग क्या करता, हिल क्लाइंबिंग कहता है अच्छा यहाँ पे वर्स हो रहा है तो यही ये वाला अच्छा सोल्यूशन आ गया बस, मैं ग्लोबल मिनिमम मेरे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, और वो यहाँ पे स्टॉप कर जाता। बट सिमुलेटेड अनेलिंग जो है वो रिस्क लेता है, बैड मूव्स को भी कंसिडर करता है, और आगे की मूव्स को कंसिडर करते हुए वो देखेगा, और फिर वो उसे पता है कि यार आगे मुझे ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल सकता है। अब लेट्स सपोज हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ये वैसे रैंडमली डिफरेंट सिनारियोज हैं जिसमें हमें आइडिया होगा कि टेम्परेचर की वैल्यू को रिड्यूस करने से क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू इनिशियली 10 थी जो कि यहाँ पे थी, और आपके जो चेंज था वो +2 का था
2 कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड हुए, ठीक है। तो आपकी जो है वो अ, जो एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वेरी लाइकली ये है कि जी आप बैड मूव को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो आपका आर रैंडम नंबर जनरेट होगा वो प्रॉब्ली कम ही होगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब लेट सपोज मेरे पास जो है टेम्परेचर हुआ, इस रैंडम मूव को सिलेक्ट करने के बाद टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, वो हो गया 5। उससे भी मेरे पास जो है 2 कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। अब ये आया मेरे पास एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी, तो ये भी कुछ चांस, देखो 50% से तो ज्यादा चांस है ना, 67% चांस है कि वो एक्सेप्ट हो सके, वो भी शायद हो जाए। अब करते कराते हम जी आए 2 पे, जो कि आपके पास ये वाली बैड मूव, इसने भी बैड मूव ही किया, +2 किया है। अब यहाँ पे आ गया 36% जो है वो प्रोबेबिलिटी आई, तो इसका मॉडरेट चांस है, इतना कोई ज्यादा नहीं है, बट हो सकता है एक्सेप्ट। 1 के ऊपर 13% है, ये तो कम चांस है एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और 0.5 पे तो बहुत ही रेयर है कि वो एक्सेप्ट होगा, बहुत ही कर रेयर है। और 0.1 के ऊपर उस इवेंचुअली उसने कहा जी कि 0 है, कोई चेंज नहीं, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, तो ये जो है आपका कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर की वैल्यू रिड्यूस करने से जो है वो आपकी बैड मूव्स एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। ये वाली एक बैड मूव थी, जितनी आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं उतना चांस है कि आपकी बैड मूव्स जो है वो रिजेक्ट होंगी, जितनी आप टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं उतना चांस है कि आपकी बैड मूव्स जो है वो, देखो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्स मैं बता दूं, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना चांस है कि आपकी जो बैड मूव्स है ना वो एक्सेप्ट होंगी, ठीक है, वो चांस है। और जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतना चांस है कि आपकी बैड मूव एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा वो अब आप ये करिए जी कि फुल आपका जो सिमुलेटेड एनीलिंग वाला है वो स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली सब कुछ पूरा एक पूरे उसमें टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखें तो आइट्रेशंस में चलते हैं, ठीक है। पहला करंट स्टेट जो इनिशियली हमारी थी वो हमारे पास हुई, इसमें आपके पास 65 कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, वो कैसे आ रहे थे ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब लेट्स सपोज हमने मूव ये कीजिए, हम E2 जो एग्जाम है उसको फर्स्ट वाले स्लॉट से सेकंड स्लॉट पे शिफ्ट कर देते हैं, दैट मीन्स कि 1 की बजाय यहाँ पे E2 वाला जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एफ न्यू आया जो हमने देखा था, अब नए कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं, 40 हो गए, तो इवेंचुअली आपके पास -25 मीन्स कि आपने 25 कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म किए हैं आपने, तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस 1.0 होगी, टेम्परेचर नया कैलकुलेट किया। इसी तरीके से सेकेंड आइटरेशन में हमने E5 को 1 से 2 कर दिया, फिर इसमें और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो गए। फिर थर्ड आइटरेशन में आपने जो है वो E7 को 1 से 3 किया, फिर और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस हुए करते करते इवेंचुअली यहाँ पे देखें कि नाइन्थ हाइड्रेशन में जाके जब आपने E4 को 2 से 3 सेकेंड स्लॉट से थर्ड, अच्छा कहीं पे चेंजेस हो रहे हैं, कभी 2 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, वो रैंडमली हम चूज करते जाएंगे, करते करते एंड पे हमारे पास 0 कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, दैट मीन्स कि आपका जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्केड्यूल है वो इधर बन गया, ठीक है। अभी फुल आपका जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट काउंट आ गया वो 0, ठीक है, दैट मीन्स आपने जो स्लॉट्स अपनी असाइन कर ली। अब सिमुलेटेड अनेलिंग देखेगा कि जी स्लॉट्स असाइन हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट 0 हो गया है, बट एक दफा फिर रीचेक किया, अच्छा यहाँ पे देखिए जी मॉर्निंग स्लॉट में कोई भी एग्जाम स्केड्यूल नहीं हुआ, आफ्टरनून के अंदर ये वाले 3 एग्जाम स्केड्यूल हो गए, इवनिंग के अंदर ये वाले आपके रिमेनिंग जो 5 एग्जाम्स हैं वो स्केड्यूल हो गए। अब दोबारा से जब रीचेक किया, सिमुलेटेड अनिलिंग ने देखा कि यार 15 स्टूडेंट्स जो है वो इस 2 स्लॉट्स के बीच में थे एंड इनका फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले स्लॉट को देखें, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और अच्छा इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा है, एंड इस वाले लास्ट वाले स्लॉट में, दैट मीन्स कि अभी जो सोल्यूशन डिफाइन किया है इसमें फिर भी अभी भी कोई वो जो है लिमिटेशंस हैं, तो सिमुलेटेड अनिलिंग दोबारा से कंटिन्यूसली रन करेगा
और अपनी आइट्रेशंस वहां से फिक्स करेगा। जो फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस पॉइंट पे था ना, अब हिल क्लाइंबिंग क्या करता है उस पॉइंट पे कि वो स्टॉप कर जाता, बट सिमुलेटेड रनिंग क्या करेगा, ये इस पॉइंट पे था, उसको लगा जी मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अब उसने जब आगे चेक किया कि यार ये वाले सोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इवेंचुअली वो जब यहाँ पे पहुंचेगा, दैट मीन्स कि उसे पता चला तो यहाँ पे सब था, वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर उसने ये वाला जो स्केड्यूल डिफाइन किया वो ये है, बट अच्छा स्केड्यूल ये था, जब वो आगे चेक करेगा तो वो यहाँ इस वाले स्केड्यूल पे जंप कर जाएगा। तो करते करते ये वाली आइट्रेशन आप लोग अगर आगे कंटिन्यूसली रन करें तो इवेंचुअली ये वाला जो एग्जाम स्केड्यूल है ये बन के आएगा, जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। और इसमें प्रॉपर जो है वो ये जो आपका सिमुलेटेड अनेलिंग का एल्गो है ये रिजल्ट फाइनली देगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ क्लियर हो गई होगी, सिमुलेटेड अनेलिंग कैसे काम करता है, ये वाली चीज़ आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गई होगी। और दूसरा ये है कि इन समरी सिमुलेटेड अनलिंक वही है कि यार एक, मैं कहूँगी एक ऐसी पावर है जो कि आपको बताता है कि यार बैड मूव्स को प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैसे एक्सेप्ट करना है। और बस यही है कि लोकल ऑप्टिमा से आपने कैसे बचना है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो बैड मूव्स करता है और उन बैड मूव्स के थ्रू वो ट्राई करता है कि गुड मूव्स कैसे अचीव कर सके। और बेहतर सोल्यूशन जो है वो कॉस्ट की वैल्यूज को चेंज करके फाइंड करने की कोशिश करता है। टेम्परेचर के थ्रू वो वैल्यूज को कंट्रोल कर रहा होता है, इंटेंसिटी को, सर्च की जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो जो है वो आपको का कैलकुलेट करता है। इवेंचुअली एंड पे ये मैं एक दफ़ा पेज दिखा देती हूँ, इन केस किसी को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यू गाइस कैन टेक इट। बाकी आई थिंक इट्स डन फ्रॉम माय साइड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हुए तो वो हम फिर देख लेंगे, बाकी तो अल्लाह हाफिज़।